नमस्कार। आजकल बोर्ड रिजल्ट्स का चारों तरफ बोलबाला है और 10वीं और 12वीं एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जहाँ पे भी आप टॉपर बच्चे, टैलेंटेड बच्चे का इंटरव्यू पढ़ते हैं तो 100 में से 90% बच्चों का कहना है कि मुझे आईएएस में जाना है, आरएएस में जाना है। चारों तरफ यही बोलबाला हो रहा है। चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग में भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो भी आईएएस, आरएएस की बच्चा बोलता जा रहा है। इसलिए लगता जा रहा है कि आने वाले समय में सिविल सर्विसेज की तरफ बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये बच्चे 2-3-4 साल में जब ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेंगे तो शायद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की बड़ी संख्या होगी। इसी के बारे में आज एक विशेष लाइव का प्रसारण किया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं यूपीएससी और आरपीएससी के मेंटर्स यहाँ पे हैं। मेरे राइट साइड में है डॉक्टर पवन कुमार प्रजापत, आप आईएएस सेलेक्टेड हैं। उसके बाद में धर्मेंद्र जी जाखड़ हैं, ये यूपीएससी आरपीएससी के मेंटर हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ तक आप पहुँचे हुए हैं। साथ में हमारे साथ अनुज डाल सर हैं, आप आरपीएस हैं, आरपीएससी से सेलेक्टेड हैं और वर्तमान में सीकर में आप सेवाएं दे रहे हैं। तो आप सभी का आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा चारों तरफ बच्चों में क्रेज बना हुआ है तो क्यों नहीं उस क्रेज के बारे में अपन जानकारी आम बच्चे तक पहुंचाएं, आम अभिभावक तक पहुंचाएं। इसलिए मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इस वीडियो को आप फेसबुक, यूट्यूब जहाँ पे भी देख रहे हैं उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक जरूर पहुँचाएं जो भविष्य में सिविल सर्विसेज का सपना संजोए हुए हैं। और उसके बाद में अपन टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट पे स्ट्रेटजी के साथ चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आज के इस लाइव को देखने के बाद जो बच्चे यूपीएससी, आरपीएससी का सपना रख रहे हैं, पेरेंट्स सपना रख रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा इसके बारे में बारीकी से वो प्लानिंग कर सकेंगे, स्ट्रेटजी बना सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा पवन सर की तरफ चलता है। पवन सर, जैसा कि इतने बच्चे 10th 12th करते ही आजकल सपना बना रहे हैं, तो आप बताइए कि पुराने समय में तो ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज की बच्चे सोचते थे, तो सबसे सही समय तैयारी शुरू करने के लिए क्या हो सकता है आईएएस, आरएएस के लिए, यूपीएससी, आरपीएससी के लिए? धन्यवाद सर। और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि भाई हम प्रिपरेशन है वो कैसे कब स्टार्ट करें, क्या टाइम है, क्योंकि यूपीएससी या आरपीएससी का जो मतलब अपियरिंग का क्राइटेरिया होता है वो होता है आफ्टर ग्रेजुएशन 21 ईयर। लेकिन बच्चों में अगर हमने पहले ही सोच लिया कि हमें इस और बढ़ना है, अगर हमें तैयारी करनी है, तो फिर हम उस ग्रेजुएशन पूरी होने तक का क्यों वेट करें। जैसे आजकल मेडिकल इंजीनियरिंग की 11 से करने लग गए। पहले मेडिकल इंजीनियरिंग की आफ्टर 12th करते थे तो 1 2 3 अटेम्प्ट लेते थे। अब अटेम्प्ट 12th के साथ ही अटेम्प्ट पूरा होने लग गया, सिलेक्ट होने लग गया। और आजकल तो बोलबाला प्री फाउंडेशन का और हो गया, 8वीं 9वीं 10वीं से ही बच्चा लगा हुआ है। तो जब मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी एग्जाम के लिए बच्चा इतना जल्दी शुरू कर सकता है तो सिविल सर्विसेज तो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती है, तो उसके लिए इंतजार क्यों? बिल्कुल। तो इसके बारे में दो तरह के विचार हैं। एक तो ये है कि कई बच्चों में ऐसे होता है कि मैं नीट या आईआईटी करूं, उसके बाद वहाँ से मैं तैयारी करूं, क्योंकि मेरा एक जो करियर ऑप्शन है या वो सिक्योर हो जाएगा। भाई मैं यूपीएससी थोड़ा अनसर्टेन हो, कुछ भी हो लाइफ में, तो एज ए डॉक्टर या एज ए इंजीनियर में रहूँगा। तो ऐसा कई बच्चे मान के तैयारी करते हैं। दूसरा लोट वो है जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, तो अगर वो सोच रहे हैं तो वो तो फिर आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल आप जो चीज़ें पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वही चीज़ें यूपीएससी पूछेगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा चीज़ें एक्स्ट्रा आपको करनी पड़ेगी। तो ये 3 साल है, ये आप एकदम टेंशन फ्री होके बिना एकदम वो एग्ज़ाम के प्रेशर के पढ़ सकते हो, और इसमें आपका आईएएस का जो फाउंडेशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं और जो पहले से ही सोच रहे हैं कि भाई हम तैयारी करना चाह रहे हैं, हमें आईएएस आरएएस की तैयारी करनी है, तो वो 3 साल ग्रेजुएशन का वेस्ट ना करें और इस और तैयारी करें। और जिन बच्चों ने मन बना लिया कि हमें तो इंजीनियरिंग या आईआईटी में जाना है, तो और उसके बाद तैयारी करनी है, तो फिर वहाँ उन बच्चों के लिए सजेशन ये है कि आप जैसे फाइनल ईयर या उसके जब भी आपको टाइम मिले, मतलब 3rd ईयर में, एमबीबीएस में तो फाइनल ईयर में समय मिलता नहीं है। उसको तो सबसे टफ एग्जाम में माना जाता है। सही बात इसलिए मेडिकल अगर आप जा रहे हैं तो फिर संभावना कंप्लीट करने की रहेगी, लेकिन इंजीनियरिंग में आगे के समय में समय मिल जाता है, उसमें साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं डॉक्टर पवन कुमार प्रजापत सर को। आप स्वयं आईएएस सिलेक्टेड हैं 2021 में
और आप स्वयं BDS हैं, डेंटल सर्जन डॉक्टर हैं, तो आपने तो BDS करने के बाद ही तैयारी शुरू की होगी। हाँ जी। और इंटर्नशिप के जैसे इंटर्नशिप में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है कि फाइनल ईयर एग्जाम होने के बाद इंटर्नशिप से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, जैसे मेरे जो वहाँ एकेडमी में रूममेट था, तो वो फाइनल इंजीनियरिंग किया और उसके साथ ही सिलेक्ट हो गया 21 साल की एज और में। उन सबसे एडवांस बनना चाहते हो तो ह्यूमैनिटीज हाँ। सब्जेक्ट से आप एकदम शुरुआत से। हाँ, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से अगर आप करना चाहते हो तब तो फिर आपके पास पूरा टाइम है, 3 साल ये है। और आजकल एक नया ट्रेंड है कि बच्चे हैं 11-12 से ही सोच रहे हैं कि भाई हम तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं दर्शकों को संज्ञान में लेना चाहूंगा कि प्रिंस कॉलेज में कॉलेज फर्स्ट ईयर से यूपीएससी की तैयारी के अलग से बैच हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 चलते हैं, और वही फैकल्टी प्रिंस एकेडमी में क्लास 11 से यूपीएससी की सेम फैकल्टी तैयारी करवाती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, राइटिंग स्किल्स पे। तो निश्चित रूप से अगर बच्चा जल्दी तैयारी शुरू कर सकता है तो वो कई स्टेप एडवांस मिलेगा उनकी तुलना में जो आफ्टर ग्रेजुएशन बाद डेफिनेटली चीज़ें पढ़ने में हमें उनको आत्मसात करने में टाइम लगता है। तो ये जो 3 साल ग्रेजुएशन के हैं या जो पहले से ही 11-12 से ही, तो 5 साल आपके पास ये सफिशिएंट टाइम होता है। और इसमें जैसे ही आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपके पूरे चांस रहेंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओ। बहुत बढ़िया। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मेडिकल इंजीनियरिंग में आप जाते हैं तो मेडिकल के बच्चे इंटर्नशिप के साथ शुरू कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे फाइनल ईयर से शुरू कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज आप ले रहे हैं तो कॉलेज फर्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हैं, और आप सबसे एडवांस जाना चाहते हैं तो क्लास 11th में भी ह्यूमैनिटीज लेकर कॉलेज के सेम पैटर्न पर तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन प्रिंस की विभिन्न विंग्स में उपलब्ध हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धर्मेंद्र जी जाखड़ साहब, सिविल सर्विस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब में आपका नाम काफ़ी चर्चा में रहता है और आप बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, नॉलेज के धारक माने जाते हैं। तो धर्मेंद्र सर, आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सिविल सर्विसेज और मीडियम, आजकल हिंदी मीडियम का भी पिछले कई सालों में बड़ी मायूसी थी। हर बच्चा ये कहता था कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं है, लेकिन ये साल हिंदी मीडियम के लिए गोल्डन माना गया है। 55 से प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा कि मीडियम का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए उन बच्चों को जो ऑलरेडी हिंदी मीडियम के। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसे मीडियम को लेकर ये होना चाहिए कि जैसे उन्होंने जो स्कूल में पढ़ा है, चाहे इंग्लिश पढ़ा हो या हिंदी पढ़ा हो, यूपीएससी में मीडियम कभी भी बाधा नहीं बनता है। तो बाधा नहीं बनता, तो आजकल तो लोग खड़े नहीं, हिंदी मीडियम वाले तो आईएएस बनते ही नहीं। इस साल बने सबसे इस ज्यादा। साल बहुत बने और पहले भी बने, लेकिन जो हिंदी मीडियम को जो जहाँ पे चुनौतियाँ थी, क्या वहाँ इंटरव्यू में बैठते हैं वो हिंदी मीडियम वालों को साइड में कर देते हैं? नहीं, आप यदि रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले। पवन जी को 190 मिले। जी। इस बार भी अपने दोस्त जितने भी सिलेक्टेड है उनको 190 तक मिले, 198 भी इस बार हिंदी मीडियम को जी, मिले। जी। लेकिन तो पीछे रहने का क्या कारण है हिंदी मीडियम के बच्चों का? हाँ, सबसे बड़ा कारण है प्रीलिम्स में एक सीसेट का पेपर आता है जी। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, उनका कहीं ना कहीं मैथ वगैरह रीजनिंग वीक रहता है। यदि हिंदी मीडियम वाले अपने इस पेपर पर काम कर लें, क्योंकि लास्ट ईयर का डाटा या 5 साल के डाटा देख के तो हिंदी मीडियम से मात्र 500 बच्चे मेंस लिखते हैं 15,000 में से। ओहो। तो यही जड़ अलग है, कहने की बातें अलग हैं। बिल्कुल। इसका मतलब अगर प्रीलिम्स ही कम क्लियर हो रहा है जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, हाँ। तो उसमें फिर मीडियम का कोई रोल नहीं था। बिल्कुल। हाँ। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि वहाँ मीडियम का कोई प्रभाव रहता है। जड़ निकल के सामने आ रही है कि प्रीलिम्स में 15,000 बच्चे पास किए गए, उनमें हिंदी मीडियम के पास करने वाले केवल 500 थे। इसके 2 कारण हो गए। पहले कारण तो प्रीलिम्स ही कम क्लियर करें। हाँ। दूसरी बात, हिंदी मीडियम का बोलबाला ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है। हाँ। बाकी जगह सारे एक्सपीरियंस हाँ। इंग्लिश मीडियम के। हाँ, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो वो एक रीज़न है। और एक है कंटेंट के स्तर पर कि जैसे पहले कंटेंट हिंदी मीडियम में इतना आसानी से उपलब्ध नहीं था, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, तो उसका भी प्रभाव पड़ा इस रिजल्ट पे भी। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह अच्छा हो जाए आपका, जैसे हिंदी मीडियम में, तो आजकल हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिटरेचर की तरफ से बहुत निकल रहे हैं। हाँ, इस बार का रिजल्ट अच्छा रहा है। और वैसे मीडियम की बात करें, जैसे हम दोनों का ही मेंस में हिंदी माध्यम रहा है और हिंदी मीडियम वाले 2 पेपर में आगे हैं वहाँ पे। इस साल का भी रिजल्ट जो आया है उसमें एसे का पेपर और इथिक्स का पेपर इंग्लिश मीडियम से भी आगे हैं, तो मीडियम तो मेरे हिसाब से कोई वो बाधा रहेगा नहीं। तो आप सुन सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मीडियम मानकर आप कभी ये नहीं सोचें कि सिविल सर्विसेज में चांसेस कम है। आप हिंदी मीडियम में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये साल गोल्डन था, अगला साल हो सकता है इससे भी ज़्यादा गोल्डन हो। लेकिन जो सीसेट का पेपर है
फर्स्ट पेपर है, प्रीलिम्स है, उसकी तैयारी अपने को अच्छी तरह से करनी होगी, विशेष तौर से हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स को अपन देखते हैं। तो अब आगे चलते हैं। हमारे बीच में युवा आरपीएस, नए नवेले आरपीएस अनुज डाल सर मौजूद हैं। तो अनुज सर खुद आरपीएस हैं, आरपीएससी से सेलेक्ट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन अनुज सर से ये की रहेगा, यूपीएससी एंड आरपीएससी, आप आरपीएससी के माध्यम से आरपीएस बने, क्या एक बच्चा दोनों की साथ साथ तैयारी कर सकता है? एक तो थैंक यू सर, और एकेडमी, प्रिंस एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाया। सर इसमें ये है कि तैयारी एक साथ की जा सकती है, थोड़ा सा पैटर्न में अंतर रहता है, क्योंकि यूपीएससी हम देखते हैं कि मेंस में एक तो प्री के लेवल पे चेंजेस रहते हैं। आरएस की बात करें तो आरपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो इतना टफ नहीं होता, आपकी सामान्य तैयारी है तो प्रीलिम्स आपको पास हो ही जाएगा। यूपीएससी में सिविल सर्विस में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है प्रीलिम्स के को लेके, एक तो प्रीलिम्स की तैयारी को लेके थोड़ा अंतर है, दूसरा मेंस में सर कहता है यूपीएससी में तो जनरली आपके 150 टू 250 वर्ड्स में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, लेकिन आरएस में मेंस में रहता है कि पहले 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो 20 शब्दों में लिखने होते हैं, उसके बाद 5 नंबर के आते हैं जो करीब 50 शब्दों में लिखने होते हैं, और उसके बाद आते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन जो करीब 100 वर्ड्स में लिखना होता है। तो एक तो ये है, और दूसरा सर चूँकि मैं ये कह रहा हूँ कि एक साथ तैयारी की जा सकती है, उसका बड़ा कारण ये है कि 2018 और 2021 की वैकेंसीज को देखें तो उसमें जो मेंस के पेपर आए हैं सर, तो उनका पैटर्न करीब करीब यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो मेंस का पैटर्न है वो रहा है, इसलिए एक साथ तैयारी की जा सकती है। लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एस्पेरेंट है उसको पहले उसी की तैयारी, उसी के एग्जाम में बैठना चाहिए, बी प्लान के रूप में पीसीएस को सेलेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी साथ शुरू कर सकते हैं, ए प्लान के तौर पे यूपीएससी रख सकते हैं, 2 के तौर पे बी प्लान के तौर पे आरपीएससी रख सकते हैं। और पिछले दिनों में जो चेंजेज हुआ है, क्योंकि पुराने आज के दिन माना जाता है कि यूपी पीसीएस है एग्जैक्टली एज यूपीएससी, हरियाणा पीसीएस है एग्जैक्टली एज यूपीएससी। तो मुझे लगता है कि पहले 2 आरपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं, इससे ये रुझान भी जा रहा है कि आरपीएससी भी शायद यूपीएससी के पैटर्न को धीरे धीरे पैटर्न पे आ रही है। लेकिन एक अंतर ये है कि सर उसमें सब्जेक्ट का इशू है, या यूपीएससी में एक सब्जेक्ट रखना होता है मेंस में, लेकिन आरपीएससी का सिलेबस एक क्या है, ओवरऑल एक सिलेबस, जनरल सिलेबस है, जिसमें सभी के लिए किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी सब्जेक्ट्स को कंबाइंड करके एक ही सिलेबस तैयार कर दिया है, जिसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं। तो इसलिए आपको कोई सब्जेक्ट मेंस के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट तैयार नहीं कर रहा होता, पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहा जो यूपीएससी में रहता है। सर बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, डॉक्टर पवन सर की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बेसिक जानकारी के बाद का क्वेश्चन है कि सिविल सर्विसेज में ऐसा कहा जाता है कि आपके पास ज्ञान के साथ साथ राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होना जरूरी है। राइटिंग स्किल्स जिसकी अच्छी है वो ही यूपीएससी आरपीएससी में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। तो पवन सर आप बताएं, एक बच्चे को राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए अब अपन अगले स्टेप पे आ गए, सिलेक्शन तैयारी शुरू करनी है, इस बात को क्लियर कर चुके, कैसे करनी है इस पे चर्चा कर चुके। अब अपन आ रहे हैं कि राइटिंग स्किल्स जिससे स्कोर बढ़ाया जा सकता है उस पर कैसे काम किया जाए। सर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिसाइडिंग होता है। यूपीएससी में अगर हम देखें तो प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद 1750 नंबर का मेंस होता है और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 1750 और 275 2025 इसमें से मेरिट बनती है। तो मेंस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिसाइडिंग होता है, और इसके लिए सब इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे बोलना एक आर्ट है वैसे ही लिखना एक आर्ट है। कोई भी एक टॉपिक है तो उसके बारे में हम कितना बेटर लिख सकते हैं। ज्यादा बोलने वाला लिखने में कमजोर हो सकता है, हाँ। अच्छा लिखने वाला बोलने में कमजोर हो सकता है। हमें कई बार ऐसे लगता है कि ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है लेकिन मेंस में उनके मार्क्स नहीं आते, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, नए नए होते हैं, सीधे सीधे आते हैं वो और बहुत अच्छा लिख लेते हैं वो। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। जैसे मेरा लास्ट मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण चीज़ पे ध्यान रखें। अक्सर अपन जो किसी भी स्ट्रीम में बच्चा पढ़ रहा हो, किसी भी प्रिपरेशन में हो, वो क्लास में जाते ही 5-4 दिन में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि वो तो इतना बोल रहे हैं, वो तो इतना जवाब दे रहे हैं और मैं कहाँ हूँ। ऐसी स्थिति बच्चों में आती है। तो वो ध्यान रखें, जहाँ राइटिंग स्किल्स का, लिखने का, आंसर देने का काम है, वहाँ ज़्यादा या कम बोलने का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कितना बेटर लिख सकते हो, कितना अच्छा लिख सकते हो, इसके लिए है कि आपको डेली प्रैक्टिस करो। मैं लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें जनरल स्टडीज़ में 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ। तो उसका बड़ा क्रेडिट ये था कि मैं डेली आंसर लिखता था। पेपर जैसे जीएस के 4 पेपर है तो 4 आंसर लिखता था मैं
डेली, और मैं धर्मेंद्र सर से ही चेक करवाता था। जी। तो इस चीज़ ने बहुत पे किया मेरे को 1 साल पहले से। जैसे अगले साल मेरे को मान लो 24 में अटेम्प्ट देना है, तो मैं 23 से ही स्टार्ट कर दिया मैंने कि डेली लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 4 आंसर डेली लिखने हैं। तो ये जो निरंतरता या कंटिन्यूटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सोचो अगर आप 4 आंसर डेली लिखते हो तो 1 महीने के 120, 1 साल के कितने 1200-1300 आंसर हो गए। इससे बाहर कुछ चीज़ें भी नहीं जाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कई बार हम लिखते हैं तो लिखने बैठते हैं तो हमें लगता है बहुत सारी चुनौतियाँ, मेंटल बैरियर होते हैं कि हमें लगता है यार हमें तो आता ही नहीं है, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, इसको रिवाइज करके पढ़ लूँ या कल लिख लूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, टालम टोल हमारा माइंड करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हमें डटे रहना है, हमें एक नियम बना लेना है कि डेली लिखना है, बस यही चीज़ आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। बहुत बढ़िया सर। राइटिंग स्किल्स पे आ गए तो उसके साथ सिविल सर्विसेज के लिए एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, न्यूज़पेपर रीडिंग। तो मैं जी ये एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे लिख रहे हो आप, राइटिंग प्रैक्टिस की, मैंने लिखा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर कैसा है? तो इसके लिए बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे जाएं और जो टॉपर्स हैं सिविल सर्विसेज के, उनकी कॉपीज़ गूगल पे मिल जाएगी। तो उनकी 2-3 कॉपी डाउनलोड कर लें और उनसे अपने आंसर को मैच करते रहे। जैसे इस साल की टॉपर है सीता किशोरी या और भी लोगों की, आपको गूगल पे कॉपी मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करें और उनके आंसर से अपने आंसर को मैच करते रहे कि ये क्वेश्चन है, अच्छा उन्होंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा। उनकी कॉपीज़ को बार बार गो थ्रू करोगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि टॉपर से अच्छा आंसर हो जाएगा भाई, वो टॉपर किस कारण बना है, किस कारण बना है, टॉपर बना है तो उसकी कैसे स्किल डेवलप हुई, कैसे आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं धर्मेंद्र सर की तरफ। राइटिंग स्किल्स के साथ साथ यूपीएससी आरपीएससी में सिलेक्शन में न्यूज़पेपर रीडिंग का बहुत बड़ा रोल हर जेंटलमैन बताता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छे कंटेंट पढ़ो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या क्या बच्चे को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर तो आ जाता है 40 पेज का, 30 पेज का, तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल, न्यूज़पेपर तो वैसे भी जनरल लाइफ में हमेशा पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे यूपीएससी की जब बात आती है तो यहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश मीडियम के आते हैं वो ही पढ़े जाने चाहिए। जैसे हिंदी मीडियम तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे फिर? उनको भी यही पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो आजकल जैसे यूट्यूब से या जैसे आपके जो टीचर हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ा जाना चाहिए वही द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से एक पढ़ लो। अभी जहाँ सर बता रहे थे कि हम जो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के राइटअप्स हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके उनके मैटर को प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स मैगजीन के रूप में भी दे रहे हैं। बिल्कुल, इसका एक बड़ा रोल ये भी होता है कि जैसे आपका चाहे प्रीलिम्स की बात करें, जैसे इस साल भी प्रीलिम्स में द हिंदू से 20-30 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिलेंगे जी। और जैसे इंडियन एक्सप्रेस है वो मेंस में बड़ी भूमिका निभाता है। तो प्रीलिम्स तक आप ये पढ़ सकते हो द हिंदू, और जब मेंस आप एग्जाम लिख रहे हो तो ये तो फिर है तो न्यूज़पेपर लेकिन अपने आप में बुक ही हो गई। उनको बोलते भी ऐसा है कि ये कोर है, मतलब यूपीएससी का द हिंदू को कोर मानते हैं, प्री और मेंस इंटरव्यू तक मानते हैं। बस इनका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आपके पास प्री का जो क्वेश्चन पेपर है, मेंस का क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहना चाहिए। आपको एक टारगेट मिला है यूपीएससी क्रैक करना है, तो इसमें ध्यान रखना है कि एक रास्ता है बनाया वो आपको रास्ता कौन दिखाएगा? आपके प्रीवियस ईयर के पेपर दिखाएंगे। प्री और मेंस के टेबल पे रखो, पढ़ते समय जो भी टॉपिक आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा पहले आया है या इसे क्वेश्चन दोबारा फ्रेम हो सकता है। यूपीएससी पूछता आसपास से ही है, फालतू के कचरा नहीं पूछता। इसलिए जैसे आप ये मान के चलो डेली 1 घंटा काफी है, यदि ऐसा कर ले तो उससे फर्क पड़ता है। और उसका जैसे मैं अपनी मेंस का स्कोर बताऊं, उसमें बहुत अच्छा इंप्रूव देखा गया था द हिंदू न्यूज़पेपर का, तो फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि न्यूज़पेपर पढ़ने पे न्यूज़पेपर अपने आप में इंटरेस्टिंग भी होता है, बोर भी नहीं होता, कभी ऐसा भी नहीं लगता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं तो खुद अखबार लेके बैठता हूँ तो जब तक कोई टोकता नहीं है, जब तक कोई फ़ोन नहीं आता तब तक चलता रहता है, कंटेंट चलता रहता है। तो आप साथ में ये भी बताएं कि अखबार तो 40 पेज का आ रहा है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना उसमें से? बिल्कुल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे यूपीएससी का एक सिलेबस है कि अब हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब लिखा हुआ है, और वहाँ से हर साल प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चन भी आते हैं। तो बार बार क्वेश्चन देखें, यदि वो बार बार क्वेश्चन देखता है तो उसके माइंड में वो क्वेश्चन छप जाएंगे कि यार यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि हाँ ये मेरे सिलेबस से मैच कर रहा है, तो ये मुझे करना है। साथ में उससे संबंधित यदि उसको आंसर राइटिंग करनी हो, जैसे मुझे लगा कि ये कोई ज्योग्राफी का करंट अफेयर में क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आया है, हर साल आता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसका मैं आंसर राइटिंग कर लेता हूँ। इससे कुछ कोई मैप आया, जैसे कई बार द हिंदू में अच्छे डाटा आते हैं, डायग्राम आते हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट्स बना लिए, तो एक डाटा डायग्राम इनकी एक फाइल बन जाती है, वो आपकी मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसको बार बार यूजन करते चले जाते हो। तो आप इनको न्यूज़पेपर नहीं कह सकते, कंपटीशन की बुक्स ही हो चुकी हैं। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अनुज डाल सर की तरफ। अनुज डाल सर, आप बताएं कि यूपीएससी की बातें अभी काफ़ी हो गई, तो आरपीएससी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा आदमी चाहता है घर में अधिकारी बनूं, बाहर रुतबा भी कौन देखेगा, फलानी जगह चले गए तो कहाँ रुतबा रहेगा, कहाँ लोकल लोगों की इतनी सेवा कर सकते हैं।
तो आरपीएससी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी लोगों की प्रायोरिटी रहती है। तो आरपीएससी की तैयारी की स्ट्रेटजी सर आप ग्रोसली एक साथ बताएं। जो स्टूडेंट्स कई बार आईएएस का नाम लेते हैं, कई बार बच्चा थोड़ा सा दब जाता है, अरे थोड़ा सा भारी मामला हो सकता है, तो हो सकता है वो आरपीएससी के माध्यम से मोटिवेट होकर वहाँ तक पहुँच जाए और वो आरपीएससी यूपीएससी किसी को भी क्रैक कर सके। तो आरपीएससी की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए बच्चा, क्योंकि प्रिंस में जो बच्चे आ रहे हैं वो मोस्टली कॉलेज फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं या 11th से भी आ रहे हैं। अब जो बच्चे आईएएस आरएएस बनने के सपने अखबारों में जो छाप रहे हैं वो भी सभी 10th 12th के हैं, तो उन बच्चों को मद्देनजर रखते हुए आरपीएससी की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या रहे? जी, थैंक यू सर। स्ट्रेटजी की बात करें तो सर जैसे यूपीएससी के सिलेबस को लेके बात की, अभी धर्मेंद्र सर ने, पवन सर ने बात की। सबसे पहले आपको जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले आरएएस की कर रहे हो, भले यूपीएससी सिविल सर्विस, उसका सिलेबस जो है ना एग्जैक्टली प्री और मेंस का, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ने की बात करते हैं तो आप किसी ट्यूटोरियल पेज को तब कनेक्ट कर पाओगे ना जब आपको सिलेबस याद होगा कि ये आपके सिलेबस के किस बिंदु से है या हाँ, नहीं है। तो तब आप उसमें लिख लोगे कि हाँ मैंने इस बिंदु का ये ट्यूटोरियल आज इस न्यूज़पेपर का ये पढ़ा है। तो सबसे पहले आपका क्या है कि सिलेबस याद होना चाहिए। फिर इसके 3 टियर है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। बेसिकली प्री ऑब्जेक्टिव है, तो आरएस की लेके तैयारी की बात करें तो प्री का पेपर बहुत फैक्चुअल आता है, फैक्चुअल एकदम एग्जैक्ट। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये युद्ध किस सन में हुआ था। कई बार तो ये एक लास्ट ईयर ये सवाल आया था कि जो 1975 की या 6 की जो इमरजेंसी लगी थी उसकी डेट क्या थी। जी, तो रटने वाले क्वेश्चन भी हो बिल्कुल जाते हैं। एग्जैक्टली एकदम फैक्चुअल सवाल आते हैं जिसको हमें प्री के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ऐसे सवाल प्री में पूछे जा सकते हैं। सेकंड कि आपको प्री की तैयारी के साथ साथ अपने मेंस के सिलेबस को साथ रखना है। बेसिकली हम जानते हैं कि आरएएस का सिलेबस जो है ना, राजस्थान के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और ऐसे ही इंडिया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इसके अलावा सोशोलॉजी, प्रबंधन, मैनेजमेंट और जो कॉमर्स के जो 1-2 टॉपिक्स हैं वो है, साइकोलॉजी है, योग है, और ये ऐसे छोटे छोटे 20-20 नंबर के टॉपिक है। इसमें 3 पेपर है मेंस में बेसिकली, जीएस फर्स्ट जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और 3 20-20 नंबर के टॉपिक हैं। सेकंड जो है वो साइंस के साथ साइंस टेक है, उसके साथ इथिक्स है, इथिक्स के साथ ज्योग्राफी है, और थर्ड पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस जिसे भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से बोलते हैं, और योग और साइकोलॉजी, और एक छोटा सा टॉपिक साइकोलॉजी का है और विधि का भी है, लॉ का भी है। और चौथा पेपर है सर जीएस फोर्थ जो है वो हिंदी और अंग्रेजी का है। तो ये 4 पेपर है मेंस। आरपीएससी ने वैरायटी तो खूब दी है, अधिकारी का चयन करने के लिए हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। सर एक जनरल सिलेबस बनाया है जो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का ग्रेजुएट हो सभी के लिए सेम है। मैथ्स वालों का बोलबाला था, उसको भी क्रैक कर दिया। उसको भी क्रैक कर दिया। 2016 तक मेंस में जो है मैथ्स थी, तो उसमें मैथ्स के जो एस्पायरेंट को उसको जी उसकी वजह से उनको वेटेज लीड लेते थे, तो उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता था। लेकिन अभी मैथ्स हटा दी है, तो प्री में है मैथ्स जो है 20-22 मैथ्स रीजन के सवाल आते हैं, मेंस में मैथ्स का पोर्शन नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे राजस्थान का पोर्शन है, तो राजस्थान के पोर्शन जैसे हिस्ट्री की बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री बहुत बड़ी है, अपने आप में व्यापक है राजस्थान हिस्ट्री। तो हम पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट भी आता है कि अच्छा ऐसे हुआ था, महाराणा प्रताप ने ये किया था, ये राजा था, ये रियासत थी, ऐसा लगता है अपने बगल के से होके ही गुजरे थे। हाँ, और क्या है कि लोकेलिटी को पढ़ने में सर आनंद भी आता है। तो इसलिए क्या है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, वो पढ़ने पाठ्यक्रम इतना बड़ा होगा, लेकिन उसका एफिशिएंसी जो है ना मेंस के हिसाब से वो कम है। उसमें सर बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस में पोर्शन कितने मार्क्स का है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए, उसी हिसाब से उसको टाइम देना चाहिए। जैसे मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट पोर्शन है जो जीएस 4 है, जिसमें हिंदी का 120 नंबर का पेपर आता है और इंग्लिश का आता है 80 नंबर का। तो आप देखोगे आरएएस के रिजल्ट्स में मेंस में, तो उसमें 125-130 नंबर तक भी आते हैं चौथे पेपर में। हाई स्कोर का माध्यम, हाई स्कोर का सबसे अच्छा जो पेपर है वो जीएस 4 है। सबसे पहले हमें जीएस 4 पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद साइंस टेक के पोर्शन पे, क्योंकि वो फैक्चुअल है, उसमें आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके अलावा मुझे यूँ लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग रहता है आरएएस के हिसाब से। उसके अलावा सर फिर हमें लास्ट के उसमें रखना चाहिए कि हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री है, या हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी एफिशिएंट है, छोटा सा सिलेबस है और नंबर अच्छे लाए जा सकते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हमें ये तय करना होगा कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का है, उस हिसाब से हमें अपनी जो तैयारी की स्ट्रेटेजी जो है वो निश्चित करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम बिल्कुल सिलेबस को देखते ही नहीं और आंख मीच के पढ़ रहे हैं।
अब आरएस की हिस्ट्री की अगर बात करें, राजस्थान की हिस्ट्री की, तो सर आप पढ़ते जाओ, बोले 6 महीने पढ़ोगे तब तक वो पढ़ाई पूरी में नहीं होगी। तल्लीन है, दिन रात पढ़ता है, पता चला क्वेश्चन उसमें से मिला बहुत कम। हाँ, बहुत कम पोर्शन का, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और थर्ड जो है वो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए, मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए। मॉक इंटरव्यू देने से हमें जो बोलने की स्किल जो है वो अच्छी आती है। बेसिकली ये क्या है कि एक आपस में बैठ के एक बात करने का इंटरव्यू क्या है, एक बहुत बेसिक रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आप बता दो भी मुझे नहीं आता। बहुत एक सहज रूप से चलने वाली एक बातचीत रहती है इंटरव्यू में। तो आपको जो आती है वो अच्छे से पॉइंट फॉर्मेट में बताओ, जो नहीं आता उसके लिए कहो सॉरी सर मुझे नहीं आता। जो चीज़ें हैं वो फॉर्मेट जो है उनका बुलेट फॉर्मेट होना चाहिए कि सर इसकी ये कमियां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, आपका क्या विचार है, सर मेरा विचार ये है। आपका विचार जो भी हो सकता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा विचार सरकार के पक्ष में ही हो। जी। ऐसा नहीं हो, क्योंकि ऐसा सिविल सर्विसेंट किस काम का जो सरकार के पक्ष जो विपक्ष में बोल गवर्नेंस के रहा है, खिलाफ जा रहा है। गवर्नेंस जी, के जी, खिलाफ जा रहा है। जी, जी सर। तो बहुत ही शानदार सटीक स्ट्रेटजी अनुज डाल सर ने बताई, और मैं इसको समराइज कर सकता हूं कि आप शायद स्वयं भी अपनी तैयारी में बढ़िया की तरह एकदम कैलकुलेटिव रहें, एकदम कैलकुलेटिव रहें कि किस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, या किस पोर्शन को वेटेज ज़्यादा देना है। और ये हमेशा हर एग्जाम का एक स्ट्रेटजी होती है कि 60% 70% पोर्शन आता है, सवाल आते हैं, वो 60% सवाल 40% सिलेबस में से आते हैं, मीन्स उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। तैयारी में भावुक नहीं होना चाहिए। जी जी। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, किसका क्या पोर्शन है। लोग भावुक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा तैयारी में भावुक नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छा पॉइंट है। कई बार आदमी बाहर टेबल के सामने लगा दिया IAS RS और एकदम दिन रात आड़ू तरीके से लगा हुआ है, तो आप इसी को भावुकता कह रहे हैं क्या? भावुकता के 2-3 चीजें। एक तो सर हमें सबसे पहले YouTube पे हम देखते हैं कि जो इतनी रील्स चलती हैं राजस्थान के सिलेबस को लेके, ये किसी एक्स कोचिंग की एक्स टीचर जो है वो इस टाइप की रील्स बना रहा है, कूद के रील बना रहे हैं। तो ये आपके काम की चीजें नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ इनसे तो दूर रहो, उतना ज्यादा अच्छा है। सिलेबस में ये देख लो कि ये जो पढ़ा रहा है ये आपके काम का है या नहीं है। बातें तो YouTube पे या आपके सोशल मीडिया पे इतनी अच्छी अच्छी पड़ी हैं। नहीं, YouTube पे एक चीज मैं और कर सकता हूँ, रियल ज्ञान की चीज है वो वायरल होगी नहीं, वायरल होगी नहीं, बिल्कुल। उसको तो कोई लाइक ही नहीं करेगा, तब वो वायरल नहीं होगी। जो अच्छा पढ़ाने वाला है उसको तो कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। बेसिकली बात भाई उसमें रियल कंटेंट है, उसमें मसाला नहीं है। रियल ज्यादा वायरल वो होती है जिसमें अच्छा मसाला हो गया, गुरुजी ने कूद के पढ़ा दिया, उछल के पढ़ा दिया। और इसमें सर एक अति उत्साह जो है ना, भले सिविल सर्विसेज है भले RPSC की तैयारी कर रहे हो, अति उत्साह को आप सहज रूप से तैयारी तो कर रहे हो जी। कहाँ बताने की जरूरत है मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, ये बनूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे सामान्य नौकरी है एक। ज्यादा इसको इतना उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सहज रूप से तैयारी कीजिए ताकि आप पे प्रेशर भी कम आएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। बहुत अच्छी, बहुत प्रैक्टिकल बातें अनुज डाल सर जो RPS है इन्होंने बताई कि तैयारी कर रहे हैं तो भावुक होकर तैयारी नहीं करें, प्रैक्टिकल होकर तैयारी करें, पूरी कैलकुलेशन करके करें। और उसके साथ तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ा बोझ नहीं माने यार मैं IAS की कर रहा हूँ, या बड़े सुपर हीरो नहीं बने कि मैं IAS की कर रहा हूँ। आप कैरियर के लिए कोई ना कोई तैयारी तो करेंगे, और इनके माध्यम से आप एक बड़े लोक सेवक बनते हैं, प्रभावी बनते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं। लेकिन इनको भावनाओं के साथ और इमोशंस के साथ जोड़कर नहीं चले। तो लाइव के अंतिम दौर में अपन चलते हैं, थर्ड राउंड। 3 राउंड इस लाइव के क्वेश्चंस के चल रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं वो सब बहुत ही कैलकुलेटिव चीज़ें सुन पा रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें सुन पा रहे हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इस लाइव में UPSC RPSC की तैयारी कैसे की जा सकती है, इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पवन प्रजापत, आप IAS हैं, धर्मेंद्र जाखड़ सर आप UPSC RPSC के मेंटर हैं, अनुज डाल सर आप RPS हैं। बहुत ही सटीक तरह की बातें बताई जा रही हैं। तो फिर से कहना चाहूँगा कि इस लाइव को आप Facebook YouTube जहाँ पे भी देख रहे हैं उन सभी बच्चों और पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जो भविष्य में सिविल सर्विसेज की तरफ कैरियर बनाना चाहते हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चे कैरियर बनाना चाहते हैं उनको रियल स्ट्रेटजी, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी इस लाइव के माध्यम से बनाने में मिलेगी। तो अब चलते हैं आगे। लगता है 60-70% तो IAS RS वाला काम हो चुका है, बन चुके हैं। इसके आगे की स्ट्रेटजी में आए कि जैसा अभी अनुज सर कह रहे थे कि भाई RPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट का नहीं है, सबको कॉमन कर रखा है, जबकि UPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट का काफ़ी महत्व रहता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चों के पास रहते हैं, वाइड रेंज है।
तो डॉक्टर पवन सर आप बताएं कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्या ये प्रायोरिटी समय के साथ बदलती रहती है? जैसे अभी अनु सर ने बताया कि भावुकता से बिल्कुल हमें काम नहीं लेना है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी बच्चे क्या करते हैं कि सर इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं ये सब्जेक्ट लूँगा, सर ये सब्जेक्ट लूँगा, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। जबकि हमें सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन पूरी ईमानदारी से इस तरह से करना चाहिए कि किस ऑप्शनल में नंबर आ रहे हैं। अब जैसे मैंने संस्कृत लिटरेचर ऑप्शनल लिया था, तो संस्कृत लिटरेचर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लास्ट टाइम मेरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स थे। पढ़ती पढ़ते पठंती हाँ। पटामे तो इसको देखते ही, संस्कृत तो देखते ही लोगों को लगता है यार पता नहीं कितना ही टफ होगा, क्लिष्ट होगा। तो इंटरव्यू में भी मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछा आप था। देख सकते हैं, देखो बहुत सारी काम की चीजें निकल के आ रही है रणनीति में। डॉक्टर पवन सर स्वयं डेंटल सर्जन डॉक्टर हैं, सब्जेक्ट संस्कृत चूज कर रहे हैं, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? भावनाओं के साथ नहीं होनी चाहिए, केवल इंटरेस्ट के साथ नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। प्रैक्टिकली तो इंटरव्यू में मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि आप तो डॉक्टर है, साइंस के हैं, फिर ये संस्कृत ऑप्शनल क्यों लिया? फिर मैंने वही ऑनेस्ट रिप्लाई करना होता है कि सर मैंने ऑप्शनल का सब्जेक्ट इस हिसाब से लिया कि भाई कम प्रयास में ज़्यादा नंबर आ जाए, जिसमें अच्छा स्कोर हो जाए, हमें सिलेक्शन से मतलब है। ऑप्शनल कोई सा भी पढ़ लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए अपने रुचि या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ना पढ़ें, और जो यूपीएससी का ट्रेंड देखें कि यूपीएससी में कौन से ऑप्शनल अभी जो चल रहे हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर है वो अच्छा चल रहा है, पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस है वो अच्छा चल रहा है, ज्योग्राफी है वो नहीं चल रहा। तो इस हिसाब से ट्रेंड को देख के और ऑप्शनल का चयन करें। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने तो ग्रेजुएशन में ये ऑप्शनल पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, अब तो मैं तो यही लूंगा। तो हाँ, अच्छा लगता था। फिर उन बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि एक बार दो बार मेंस दिया, उसमें डूबे, फिर पता चलता है अरे यार नहीं ऑप्शनल तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शनल का चयन हमेशा इसी हिसाब से करें, वरना आपका सिलेक्शन अटेम्प्ट भी पूरे हो जाते हैं बच्चों के और बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, और इंटरव्यू या मेंस में कितने अच्छे नंबर आए, लेकिन अगर आपके ऑप्शनल में एवरेज नंबर नहीं आए, बिलो एवरेज आए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 3-4 ऑप्शनल है जो अभी चल रहे हैं, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शनल में तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। 5-7 जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनके बच्चे सबसे ज़्यादा सक्सेस ले रहे हैं, उनमें क्या क्या गिनाना चाहोगे? 5 गिनाना चाहो तो। एंथ्रोपोलॉजी, फिर मैथमेटिक्स में भी अच्छे आ रहे हैं, और फिर सोशियोलॉजी भी ठीक है जी। इसके अलावा फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जैसे पॉलिटिकल वो हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, और पॉलिटिकल साइंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हाँ ले सकते हैं। हिस्ट्री भी एवरेज नंबर आ जाते हैं उसमें भी ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करें और बिल्कुल सावधानी से करें। मेरा सबसे यही इम्पोर्टेंट है, आप जैसे धर्मेंद्र सर है हमारे पास ही बैठे हैं, तो धर्मेंद्र सर के क्या हुआ कि ज्योग्राफी में बहुत कम नंबर आए, और बाकी उसमें जीएस में ऐसे में बहुत शानदार नंबर आए कि वो प्रॉपर टॉप 100 में, टॉप 50 में आने वाले रैंक थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल की गलती के कारण सर का जो सिलेक्शन अब तक नहीं। कोई नहीं, धर्मेंद्र जी भी बहुत जल्दी बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो धर्मेंद्र सर, जैसे मेरे जो संज्ञान में है कि आप ऐसे में अपनी यूपीएससी के ईयर के हाईएस्ट स्कोरर्स में से एक रहे हुए हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा ज्ञानवर्धन आप भी कर दें। बिल्कुल, ऑप्शनल सब्जेक्ट का बड़ा रोल होता है। जैसे मेरा तो दुर्भाग्य रहा कि ज्योग्राफी, वही बात है कि इंटरेस्ट का वो भावुक होकर ले लिया। उस समय इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, भावनाओं में बह गए। हाँ जी, उस समय इतना डाटा नहीं आता था कि जैसे मैंने 2012 में तैयारी शुरू की थी, तो उस समय अलग पैटर्न था। तो इस बार जैसे 4 लोगों का फाइनल सिलेक्शन है, और वो 4 लोग मेरे से जुड़े थे जिनका ज्योग्राफी था, जबरदस्ती उनका चेंज करवाया, हिंदी साहित्य लिया। इस बार उनका सबका सिलेक्शन है, मतलब उनको हम यहाँ पे भी लाएंगे। जैसे एक राम मीना लास्ट, उनकी इस बार IRS मिलेगा उनको। उनके 10th में 40% है, और मतलब लगातार 6 अटेम्प्ट में 8 अटेम्प्ट मेंस लिखे उन्होंने, 6 में ज्योग्राफी रखा, और पहली बार हिंदी साहित्य लिया, पहली बार सिलेक्शन हो गया। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ये मानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे भावुक होकर, जैसे मैं कई बार समझाता हूँ कि यार ज्योग्राफी मत लो, लेकिन वो बोलते हैं सर आपके नहीं आई तो हमारे तो ऐसा करते हैं, मतलब तुलना करते हैं कि हमने तो PhD करके। इवन ज्योग्राफी तो मतलब जो JNU से PhD करते हैं उन लोगों ने भी छोड़ दिया ये करते हैं। PhD उन्होंने कर रखी है, तो साथ में उसके वो अपने आप को ज्ञानी भी मान रहे हैं, भावनाओं से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वो आखिर उन्होंने छोड़ा, उनका सिलेक्शन हुआ है बहुत लोगों का। तो रणनीति मतलब चेंज करना जरूरी है। तो आप इस पूरे लाइव में देखते जा रहे हैं कि स्ट्रेटजी जो है, एग्जाम की स्ट्रेटजी, कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी, प्रोज एंड कॉन्स, इन सब का जो बच्चा पूरा बारीकी से दिमाग में रख कर जो तैयारी करेगा, उसके लिए सिविल सर्विसेज इजी क्रैक करना संभव हो पाता है, अन्यथा फिर वो चीज़ पहाड़ बन जाती है। तो साथ में धर्मेंद्र सर, आप एक और क्वेश्चन साथ साथ में बताते जाएं
क्योंकि ये लास्ट राउंड क्वेश्चंस का चल रहा है। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है इस टाइम पे। तो करंट अफेयर्स में आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे करंट अफेयर्स उपलब्ध हैं, बहुत सारे धांसू टीचर्स भी उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स की यूपीएससी आरपीएससी के लिए बच्चे को कैसे तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, करंट अफेयर में बच्चे सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं और वही उनको यूपीएससी की जगह और कहीं ले जाता है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो डेली न्यूज़पेपर हो गया जी। वो हमने चर्चा की, जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एक पढ़े। फिर एक लास्ट में मंथली मैगजीन आती है। अब मंथली मैगजीन चाहो तो यूपीएससी में सब टॉपर सजेस्ट करते हैं, वो देख सकते हो, या आप जहाँ से मतलब पढ़ रहे हो, आपको कोई मेंटर है या आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हो, वो आपको करंट अफेयर का वैल्यूडेशन हर मंथ प्रोवाइड कराते हैं, वो सफिशिएंट होता है। यदि क्वेश्चन आने होंगे तो वहाँ से आ जाएंगे, आपको फालतू में उसमें रिसर्च और पीएचडी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और करंट अफेयर का रोल तीनों स्टेज पर है, प्री, मेंस और इंटू, तीनों स्टेज पर है। हमेशा थोड़ा ये ध्यान रखें कि पढ़ते समय प्री का एक फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़ें। मेंस में आपको पता है कि आपको काफ़ी मतलब डीप एनालिसिस करना होगा और वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। लगातार आपको जैसे करंट अफेयर तैयार करने से फ़ायदा ये भी है कि आप इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी ओपिनियन बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर या बहुत सारे सामाजिक मुद्दे उनको लेकर। तो करंट अफेयर का तो ये बड़ा रोल रहता है हमेशा। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र सर। तो अपन लास्ट राउंड की तरफ चलते हैं जिसमें आप एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजी सुनते जा रहे हैं। तो अनुज डाल सर से हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आरपीएससी वैसे तो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी 2 साल से होती है, कभी 3 साल से होती है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है तो मेरा एस्पिरेंट्स को सुझाव रहता है कि अनप्रिडिक्टेबल तो ऐसी तैयारी करके रखो, गोटा बांध के रखो कि पहली बार में अटैक कर दिया जाए, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट की जरूरत नहीं पड़े। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आरपीएससी क्रैक करनी है तो निश्चित रूप से हाई स्कोर बच्चे के होना चाहिए। उस हाई स्कोर के लिए बेसिकली आपने सब्जेक्ट कैलकुलेशन तो पहले बता दिया, उसके अलावा और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा आरपीएससी में हाई स्कोर हासिल कर सकता है? बिल्कुल सर, इस पे वैसे चर्चा तो हो चुकी है, लेकिन मैं 2-3-4 बिंदुओं में बताना चाहूँगा जी। आप प्री के साथ मेंस की तैयारी शुरू करिए। आपको सिलेबस सबसे पहले याद होना चाहिए। सिलेबस के साथ प्री और मेंस की एक साथ तैयारी शुरू कीजिए। प्री से 15-20 दिन पहले जो प्री में कुछ टॉपिक में जो मेंस में नहीं है, जो सिर्फ प्री में है, उन टॉपिक्स को प्री से 15-20 दिन पहले पढ़ना शुरू करें, ताकि उस टॉपिक से जो सवाल आए। जैसे प्री के लिए मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहूँ। करंट अफेयर्स हैं, राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान की इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो आप मान के चलिए राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से 10-15 सवाल आएंगे, करंट अफेयर से 15-20 सवाल आएंगे, 20-22 सवाल आएंगे आपके मैथ्स और रीजनिंग से, 10-12 सवाल 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आएंगे। तो यूं करके आप प्री की भी स्ट्रेटजी निश्चित कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं है। लगता है बहुत ज्यादा बढ़िया बुद्धि से काम लगाया आपने भी अपनी तैयारी में, एकदम तोल के। हाँ नहीं, मतलब आप 15-20 दिन की स्ट्रेटेजी रखिए, प्री के हिसाब से पढ़ते रहिए। दिमाग में ये भी रखिए कि मुझे प्री तो पास करना ही है, प्री में पास नहीं होगा तो आगे कैसे जाओगे मेंस में। लेकिन आप ये मान के चलिए कि किस हिस्से का कौन सा पोर्शन आएगा, तो वो कैलकुलेशन रखिए आपकी, ये इसको मेरे को प्री से पहले इतना रिवाइज करना है ताकि मेरे ये सवाल, ये पोर्शन जो प्री के सवाल सही हो। सेकंड आता है मेंस। मेंस में आप पढ़ते रहिए 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। मैंने बहुत बार देखा है कि पढ़ना, याद करना, याद की हुई चीज़ों को आपको लिखना, ये बहुत अंतर है। आपको याद होगा, लेकिन आप जब लिखते हो ना तो आपको चीज़ें जो याद है, जो एकदम इंस्टेंट आपको याद आनी चाहिए, जिससे आपका आंसर राइटिंग कई अच्छा बार हो। बच्चे कहते हैं क्लास में तो पूरा समझ में आया था, मुझे आता भी था, लेकिन लिख नहीं पाया। ये बहुत बड़ा इशू रहता है। तो फिर उस याद रहने का महत्व खत्म हो गया। सर बिल्कुल, इसमें 2 चीजें आती है सर। कई बच्चे जो है ना, उनको याद बहुत अच्छा होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सर जो जिनको कुछ भी याद नहीं होता लेकिन इतना अच्छा उत्तर लिखते हैं वो। इसमें 2 चीजें हैं। अच्छा उत्तर तब लिख पाओगे जब आपको उत्तर लिखने की प्रैक्टिस होगी जी। आपको कंटेंट कम भी याद है लेकिन उत्तर लिखने की, आंसर लिखने की आपकी प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस में 2 चीजें हैं। आप सवाल को अच्छी तरह समझिए, उसके बाद उस सवाल को बाइफरकेट कीजिए कि आपको उसके 3-4 हिस्से बनाइए कि इस सवाल में क्या क्या चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। उनमें फिर आपके पास क्या क्या आपने आज तक जो जीवन में जो फैक्चुअल चीज़ें पढ़ी है वो ध्यान में रखिए कि 4 चीज़ें फैक्चुअल हर पोर्शन मेरे को उस उत्तर में लिखनी है। उसके बाद उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आप ये 3-4 चीज़ें एकदम से आप डिफाइन कीजिए। आप आंसर लिखते हो तो आपके एकदम दिमाग में 2-4 सेकंड में क्लिक होना चाहिए, अच्छा मैं इसमें ये 4 चीज़ें लिखूंगा और इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि सर याद करना एक अलग चीज़ है, याद करके लिखना एक अलग चीज़ है, और लिखते हैं उसमें आप अच्छा प्रेजेंट करना उसको, ये अलग चीज़ है। लिखते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड कि किन किन चीज़ों को कैसे प्रायोरिटी देनी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो आप जो रिकॉल कर रहे हो चीज़ों को, उसको आंसर में ऐसे फ्रेम करना कि सामने वाले को ये वो 4 चीज़ें किसी और ने लिखी होगी
लेकिन आपने वो 4 चीजें ऐसे प्रेजेंट की हैं कि उसने कॉपी, आपकी जो कॉपी जिस प्रोफेसर के पास जाएगी उसको देखते ही ये 4 चीजें पता चल जानी चाहिए कि यार इसको इसने ये 4 चीजें इस उत्तर में बतानी चाहिए, तो वो आपको बाकियों से आधा 1 नंबर ज्यादा देगा। मन को भाने वाली हो, मन को भाने वाली हो। तो प्रारूप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन अब इस लेवल पे आ रहा है कि ये चीजें सभी बच्चों के याद है, एस्पायरेंट सभी मेंटली मतलब नॉलेज के हिसाब से सब प्रिपेयर है। दिक्कत कहाँ आ रही है, उनकी रिटर्न पोर्शन की प्रैक्टिस नहीं है, आंसर प्रैक्टिस नहीं है, और आंसर प्रैक्टिस है लेकिन कंपटीशन इस लेवल पे आ रहा है कि कौन अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है उसको, ज्यादा बेटर कौन है, ज्यादा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है कि ज्यादा अच्छे से कौन प्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे एस्पायरेंट जो है वो बहुत कम तैयारी में सेलेक्ट होते हैं, भले सिविल सर्विसेज में हो, भले ही आरपीएससी में, आरएस में हो। उनमें क्या रहता है कि उनको चीजों को प्रेजेंट करना ऐसे आता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में होना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, तो नहीं आ रहे सवाल का जनरल उत्तर कैसे लिखना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई सवाल 2 4 5 सवाल ऐसे सिलेक्ट करिए जो आपको नहीं आने वाले में भी कुछ न कुछ नंबर तो लेके जाऊंगा। कुछ ना कुछ नहीं सर, 50-60% मार्क्स कैसे लेके आने हैं, तो वो तब आएगा जब हम यूं मान के चलिए कि हर डेली 1-2 क्वेश्चन, जैसे पवन सर ने बताया 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली लिखिए। 7वें दिन हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट दीजिए और 15वें दिन आपके एक जीएस पेपर का टेस्ट दीजिए। तब जाके आपकी, जैसे आपने एक टॉपिक का टेस्ट दे दिया, मान लो आपने दे दिया राजस्थान के कल्चर का कोई एक टॉपिक है, उसका टेस्ट दे दिया, तो उसमें तो आप अच्छा स्कोर कर ही लोगे, क्योंकि जो पढ़ने के लिए 20-25 पेज होंगे वो रट के आप दे आओगे, अच्छा लिखे आओगे। बात तो ये है ना कि सब चीजों को एक साथ समेट के आप उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तब जोर आएगा। तो वो स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है कि मुझे चीजें एक साथ याद रह जाएं, उनको एक साथ रिकॉल कर सकूं, उनको अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आएगी जब आप कम से कम 50-60 टेस्ट दोगे पूरे जीएस के। मुझे याद है कि मैंने एक दिन में 9 घंटे लिखे थे, मतलब 3-3 घंटे के 3 जीएस के टेस्ट दिए थे। तो उससे क्या होता है, याद नहीं होता आपके, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है, हो जाएगी, फिर उसमें शायद आप वो एक्सपर्ट बन जाओगे कि नहीं आता था उसका भी आंसर कैसे लिखना। और सर मैंने ये देखा है कि मेरे नंबर भी है। मैंने आरपीएससी का जो पेपर दिया, आरएस का दिया, जिसमें सेलेक्ट हुआ आरपीएस हूँ, उसमें मैंने देखा था कि मैंने जब एग्जाम दे दिया तो उसके बाद एग्जाम डाउनलोड किए, तो मैंने देखा कि यार इसमें तो मेरे 5 में से 1 नंबर आएगा, क्योंकि मैंने आंसर मुझे आता ही नहीं था, इसलिए मैंने 5 में से 1 नंबर माना। जब मैंने आरटीए से मेरी कॉपी मंगाई तो उसमें 5 में से 4.5 नंबर थे। तो और जो मुझे स्किल बहुत अच्छी डेवलप हो गई, मुझे बेसिकली नहीं आता था, लेकिन आपको ये स्किल डेवलप करनी है कि नए आते हुए कैसे लिखा जाए। और इंटरव्यू की बात हम कर ही चुके हैं सर, आप ये मान के चलिए कि आरएस में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तभी तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ कि आप बी प्लान में रखिए। लेकिन आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर चुके हो, आप पूरा जोर लगा चुके हो, आपको चाहिए कि नौकरी भी लगना है, तो आप पीसीएस का पेपर दीजिए। अनसर्टेनिटी है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तैयारी में, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं आज तो एक क्वेश्चन के 3 राउंड हुए हैं, और 3 राउंड में मुझे लगता है गागर में सागर भर दिया गया है। इस लाइव को जो बच्चा एकदम गहराई से समझ लेगा, सुन लेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में अपना लेगा, और अगर वो बच्चा निश्चित रूप से मेहनती है तो यूपीएससी की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी वो स्वयं प्लान कर सकता है। तो इस लाइव के समापन से पहले फिर से सभी हमारे गेस्ट जो हैं उनका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। डॉक्टर पवन प्रजापति सर, आप आईएएस हैं, धर्मेंद्र जाखड़ सर, आप यूपीएससी आरपीएससी के मेंटर हैं, अनुज डाल सर, आप आरपीएस हैं। सभी का प्रिंस एजुकेशन हब की तरफ से हार्दिक आभार कि आप इस कार्यक्रम में पहुंचे। और फिर से लाइव के एंड में कहना चाहूँगा कि इस लाइव को उन सभी स्टूडेंट्स तक, चाहे इस साल 10th पास किए हों, चाहे 12th पास किए हों, जरूर शेयर करें, जो भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, आईएएस आरएएस में जाने का सपना रखते हैं। इस लाइव में बहुत ही शॉर्ट में गागर में सागर के तौर पे पूरी स्ट्रेटजी बच्चों को क्लियर की जा सकती है कि कैसे वो लिमिटेड और फिक्स्ड कंटिन्यूस तैयारी से फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी आरपीएससी क्रैक कर सकते हैं। फिर से नए लाइव में फिर नई स्ट्रेटजी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।